हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखो, आज का अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उसके पहले अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि यार बैक्टीरिया अपने बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, तो देखो कोई बोलेगा कि मेरे को क्या मतलब है, वो अपने मजे में मैं अपने मजे में। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं भैया, थोड़े तो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, जो थोड़े ज्ञानी है। बट आज जब हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, और अगर तुमने आज तक उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो भी वो तुम्हारा दिमाग खोल के रखने वाला है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस के बारे में और राइबोसोम के बारे में। और देखो यार, राइबोसोम में तुम कंफ्यूज हुए हो ना, और मेरे को पता है 70 to 80% बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि यार 60S में कौन सा आता है, यार 40S आता है या 30S आता है। ठीक है, 50S कौन से काय में आता है, 40S काय में आता है, 30S काय में आता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और इसमें क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। तो इसको अपन आज क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है मेरे पास, उसको देख के तुम यूं ही समझ जाओगे और कभी गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखना। 20 मिनट का लेक्चर होगा या अराउंड, कुछ नहीं होगा भाई। अगर तुमको लगता है ना कि यार थोड़ा स्लो जा रहा है तो 1.25 स्पीड बढ़ा के देख लेना, पर लेक्चर को पूरा ध्यान से देखो, पूरा समझ में आएगा। तो यार देखो, सबको पता है बिग बैंग थ्योरी, सबने किसी न किसी कहीं ना कहीं से तो सुनी होगी बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जिसके बाद अपनी अर्थ बनी थी, और अर्थ बनने के बाद में यहाँ पे लाइफ फॉर्म हुई थी। तो सबसे पहले जो फॉर्म हुआ था वो यूकैरियोटिक सेल हुआ था। यूकैरियोटिक सेल जो था, जिसको अपने नाम दिया यूकैरियोटिक सेल, बहुत ही नॉर्मल सा सेल था, ज़्यादा उसमें कुछ लफड़े वाले काम ही नहीं थे, बहुत सीधा साधा सिंपल था। और उसके अंदर ना कुछ इससे स्पेशल मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि वो एनर्जी बना ले। अब एनर्जी बनेगी नहीं तो आगे लाइफ सस्टेन कैसे करेगी, और वैसे भी हार्श कंडीशन है भाई, हमको बहुत एनर्जी की जरूरत है ना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। और जरा सा वो यूकैरियोटिक सेल था और उसके पास एनर्जी के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। फिर उसने क्या करा, एक ऐसा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया था, जो कि क्या करता था, न्यूट्रिशन से एनर्जी बनाता था। उस बैक्टीरिया के साथ वो एसोसिएटेड हो गया। जैसे कि तुम पढ़ते हो ना, फंगी वगैरह भी एसोसिएशन का काम करती है, माइकोराइजा वगैरह बोलते हैं, वैसे ही वो क्या कर रहा था, उस बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट हो रहा था। और वो दोनों मिलके, अपना यूकैरियोटिक सेल और वो बैक्टीरिया मिलके क्या कर रहा था, वो एनर्जी दे रहा था, हमारा सेल न्यूट्रिशन दे रहा था, तो दोनों के काम चल रहे थे। अब ये होते 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 बहुत साल हो गए होंगे। अब बहुत साल होने के बाद क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया था ना, उसको हमारे यूकैरियोटिक सेल ने अपने अंदर ले लिया। अब वो जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया रह रहा था, एरोबिक बैक्टीरिया, उसको हमने नाम क्या दिया अभी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो थे, ये एनर्जी बनाने का काम करते थे और ये मेहमान की तरह अपने सेल के अंदर रह रहे थे। तो जहाँ चाहे वहाँ रहे, हमको क्या मिल गया, एनर्जी के लिए एक बढ़िया बैक्टीरिया मिल गया। और वो साथ ही साथ अपने साथ इवोल्यूशन हुआ और फिर वो हमारे सेल के हिसाब से ढल गया। और अब हमारे हर एक एक सेल में बैक्टीरिया है, जिसको बोलते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। अब बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं उसको, बट वो एक टाइम पे था। ठीक है, तो बोलते हैं बायो रटने वाली होती है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है यार, बस इसको है ना ध्यान से समझने की जरूरत है और थोड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की जरूरत है। मैं तुमको स्टोरी को सुनाता हूँ शुरू में, उससे क्या होता है कि तुमको टॉपिक समझ में आता है कि भाई पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि सब बोलते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि भाई कुछ नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं। भाई बाकी सब्जेक्ट की छोड़ो, मैं बायो के बारे में तो बोल सकता हूँ कि क्यों पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ के पीछे कारण है। ठीक है, तो अपन इसमें ही आते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस के ऊपर। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस में सबसे पहले आता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली में इंक्लूड होते हैं। इन दोनों के पास में खुद का डीएनए है और खुद का रेप्लिकेशन है। अब ये खुद का मैं तुमको बोल रहा हूँ, पहले बोलता कि इनके पास खुद का है, तो तुम सोचते कि यार इनके पास पहले खुद का है तो फिर दूसरे के पास क्यों नहीं है, वैक्यूल के पास खुद का क्यों नहीं। तो इसके पीछे तुमको अभी स्टोरी से क्या कारण पता चल गया है कि भाई ये पहले खुद इंडिविजुअल थे, तो अब इनके पास खुद का हो सकता है ना। अब अपने पास कारण है तो तुमको याद करने में क्या देर लगेगी, तुम वैसे ही बोल दोगे कि यार इनके पास तो खुद का ही होगा, क्योंकि ये खुद पहले इंडिविजुअल थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास ओन डीएनए है, तो ऑन रेप्लिकेशन भी वो करवाते हैं। इनके पास खुद का ही राइबोसोम है, जो 70S राइबोसोम है, जो कि इनके खुद के लिए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ डायग्राम में भी तुम देख सकते हो, ये जो राक्षस जैसा जो आ रहा है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, और जिसने क्या करा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर ले लिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे, और हमारे यूकैरियोटिक सेल ने उनको अंदर ले लिया और हमारे सेल ऑर्गेनेलिज्म में उनको इंक्लूड भी हो गया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब प्रूफ अब कैसे बता दें भैया हम, क्योंकि भाई जैसे मैंने तुमको स्टोरी सुनी, जैसे किसी साइंटिस्ट ने पहले ये सोचा होगा कि यार ऐसा कुछ हुआ होगा। अब उसने जब दूसरे साइंटिस्ट की पूरी सभा बुलाई होगी, सबको बिठाया होगा, उसने बताया होगा अरे देखो ये ऐसा हुआ है, तो भैया हम कैसे विश्वास कर लें, भाई तुम कौन हो कि तो हम तुम पे विश्वास कर लें कि भाई ये जो बोल रहा है ये सही है। तो उसने प्रूफ दिए थे। क्या दिए थे कि डबल सर्कुलर डीएनए है और खुद का डीएनए है उनके पास में। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटेंट करती है प्रोन्स को, और इनके पास 70S खुद का ही राइबोसोम है। ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का काम करते हैं। इन प्रूफ को मानने के बाद में सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट करा कि नहीं यार, ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है, 0.2 to 1 म्यूमीटर होता है। एवरेज 0.5 म्यूमीटर हो सकता है इसका डायमीटर। लेंथ जो होती है इसकी 1 to 4.1 म्यूमीटर होती है, और ये सॉसेज शेप का होता है। ठीक है, ये शेप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन फिजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल सेल्स।
तो कैसे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करेंगे कि वो कहाँ किन सेल में कितने हैं, किस पे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे। मान लो अगर कोई बंदा जिम जा रहा है, वो लगातार जिम जा रहा है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वगैरह की ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी उस एरिया में ज़्यादा जरूरत है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो ऑलरेडी ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, या पहले नहीं होंगे तो वो बाद में बन जाएंगे। तो ये क्या किस पे डिपेंड करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। मान लो कोई एथलीट है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे क्योंकि उसको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है। हम अपन नॉर्मल व्यक्ति हैं तो उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, कम होंगे। तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो किस में होते हैं, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। मान लो बर्ड्स जो उड़ उड़ के जाते हैं, इतनी दूर दूर तक जाते हैं, यार तुम सोचते होंगे यार अपने पैर दुखते हैं, इनके पंख नहीं दुखते होंगे, उनके पंख नहीं दुखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा होते हैं और वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो कितने भी उड़ सकते हैं। तुमने सुना होगा साइबेरियन क्रेन्स का। वो क्या करती है कि साइबेरिया से उड़ के हमारे राजस्थान के भरतपुर तक आती है, इतनी दूर से। और क्यों? क्योंकि साइबेरिया में ठंड पड़ती है और वो ठंड झेल नहीं सकते, वो मर जाएंगे, इसलिए वो यहाँ तक आती है। बीच में पूरा समुद्र है, तो वो एक ही उड़ान में वहां से उड़ेगी और सीधी यहाँ आएगी। अब सोचो कितना ज़्यादा दूर होगा, या एरोप्लेन जाते हैं यहाँ से, तो सोचो कितना ज़्यादा दूर होगा और वो उड़ के आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि सोचो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने अगर एटीपी सिंथेसिस करना बंद कर दिया तो क्या होगा, सोचो एक बार क्या होगा भाई। हमारे हार्ट जो है वो लगातार पंप कर रहा है, अपन सो भी रहे हैं तो भी हार्ट तो पंप कर ही रहा है, बेहोश भी है तो भी हार्ट पंप कर रहा है, कोमा में है तो भी हार्ट पंप कर रहा है। तो हार्ट पंप कैसे कर रहा होगा, उसको एनर्जी मिल रही होगी, और एनर्जी कौन दे रहा है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। तो सबसे ज्यादा बिजी तो यही है, इसको टाइम ही नहीं है। अपन बोलते हैं ना हमारा हार्ट किसी दिन फुर्सत में चला गया तो क्या होगा, भाई माइटोकॉन्ड्रिया फुर्सत में चला गया तो क्या होगा, क्योंकि फिर तो हार्ट फुर्सत में हो चाहे नहीं हो, हार्ट तो वैसे ही बंद हो जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनली कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम डायग्राम में भी देख सकते हो, डायग्राम के अंदर ही मैंने लिख रखा है यहाँ पे मैट्रिक्स, क्योंकि ये पूरा एरिया जो आता है ये मैट्रिक्स का होता है। तो ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल जो कि अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो क्रेब्स साइकिल के जितनी भी एंजाइम होती है वो सब क्या होती है, यहीं पे प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 70S राइबोसोम भी है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसमें, और ये ऑक्सीजोम के बारे में अपन नेक्स्ट पेज में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी इनको देख लो तुम। जिसके बाद में सिस्टे है जो कि फिंगर लाइक है, जो कि क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है। अब अपन नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसमें अपन ऑक्सीजोम को अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो ये ऑक्सीजोम का एक बड़ा डायग्राम तुमको देखने को मिल रहा होगा। तो ऑक्सीजोम जो है ना, इसमें एक स्टाल के एक हेड है और एक बेस है, और हेड जो है ना उसको अपन F1 बोलते हैं, और ये एंजाइम एटीपी सिंथेसिस, एडीपी से एटीपी बनाने में मदद करता है ये। ठीक है, और इसका जो बेस है इसको अपन FO बोलते हैं, और ये क्या करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में मदद करता है। ठीक है, डबल पोल एंड आरएनए पोल, सॉरी डीएनए पोल एंड आरएनए पोल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। एटीपी, अब एटीपी कितनी वैल्यू माने अपन, तो एटीपी की जो वैल्यू होती है वो 34 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमको एक एटीपी प्रोवाइड करती है, एक एटीपी की वैल्यू। ठीक है, फंक्शंस, अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में पता करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक जहाँ पे भी वर्ड लग जाए ना एरोबिक, मतलब समझ जाना कि वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और प्रोड्यूस एटीपी, सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली डिवाइड थ्रू बाइनरी फिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बाइनरी फिजन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड होता है, बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स में दो टाइप होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, जो प्लांट्स मतलब जहाँ पे सनलाइट आती ही नहीं है, ये प्लांट्स के वो पार्ट जहाँ पे सनलाइट नहीं गिर रही, वहाँ पे मेनली क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्या है, प्रेजेंट इन दोज प्लांट विच आर नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट। ठीक है, जो वही जो मैंने तुमको बोला। अब इसमें क्या है, इसमें आते हैं एरिलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और इलेओप्लास्ट। अब एरिलोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन में मदद करता है। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च में मदद करता है। आप सोचो सबसे ज्यादा स्टोरेज ऑफ स्टार्च का काम कहाँ आता होगा, पोटैटो में आता है। और पोटैटो क्या सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, नहीं होता भाई, वो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, ऐसे तुमको याद हो सकता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च का काम करता है। ठीक है, और इलेओप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट्स में मदद करता है। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट पे आते हैं। अब प्रेजेंट इन दोज प्लांट्स पार्ट विच आर एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है पत्ती को, पत्ती एक्सपोज रहती है सनलाइट के अंदर, है ना। फियोप्लास्ट जो कि ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, और रोडोप्लास्ट जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे को। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फैट सोल्यूबल केरेटिनोइड पिगमेंट लाइक केरोटीन ज़ेंथोफिल आर प्रेजेंट। क्रोमोप्लास्ट में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट को और क्या बोलते हैं अपन, किचन ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंस इन एनिमल एंड फंगी, थिकनेस 2 to 4 म्यूमीटर होती है इसकी, और लेंथ होती है 5 to 10 म्यूमीटर। और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट 1 इन सेल, किसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल में, तो उसका आंसर है क्लेमाइडोमोनास। और 20 to 40 इन सेल, किसमें, लीफ की मीजोफिल सेल में होता है। और इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, एनर्जी बना रहा है ये सेल के लिए, तो इसको किचन ऑफ सेल बोलते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ऐसे इसको किचन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके शेप में तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे सिंपल सी तुमको ट्रिक लिखी हुई दिख रही है, DSLR ओ ऐसे याद रखना। DSLR तुमने सबने सुना ही होगा, पक्का है ये तो D से क्या है डिस्क, S से क्या है स्फेरिकल, L से क्या है लेंस, R से क्या है रिबिन और O से क्या है ओवल। तो ये सब शेप में हम अपन इसको देख सकते हैं, अलग अलग शेप में ये पाया जाता है। अब तुमको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इसका डायग्राम देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बने हुए हैं, ये दोनों थैलेकॉइड्स बने हुए हैं और इन थैलेकॉइड्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्ट्रोमा लेमेले कर रहा है, जो कि एटमी फॉर्म में मदद करता है। ठीक है, 70S राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। अपियर रीजन यहाँ पे दिख रहा है तुमको, अप्रेस्ड रीजन स्ट्रोमा दिख रहा है डार्क रेड कलर में, ये क्या करता है, CO2 से शुगर बनाने का काम करता है ना। और नॉन अप्रेस्ड रीजन भी तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मेम्ब्रेनस वेट स्ट्रक्चर ऑफ थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है। ये जो पिगमेंट दिख रहा है तुमको ग्रीन कलर से बना हुआ पिगमेंट है वो, है ना। और जिसके बाद में ये क्या करते हैं थैलेकॉइड वगैरह, ये लाइट रिएक्शन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, पानी जो होता है ना, पानी को तोड़ के O2 और ATP रिलीज करते हैं और NADPH2 रिलीज करते हैं। तो O2 अपने को पता है ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स, तो वो कैसे देते हैं, पानी में H2O रहता है, तो उसमें पानी को ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन बाहर करेंगे और एक ATP निकाल के ये ले लेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसको अपन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में अपन अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। अभी के लिए तुम इतना समझ लो, है ना। जिसके बाद में इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कन्वर्ट सोलर इनटू केमिकल एनर्जी शुगर में, और स्टोरेज ऑफ स्टार्च, सोलर एनर्जी मतलब सन की लाइट को लेके, और ये खुद एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और एनर्जी बना रहा है और प्लांट की पूरी लाइफ चला रहा है और इतने बड़े बड़े प्लांट बना रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। ठीक है, अब अपन आते हैं राइबोसोम के ऊपर। तो राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है ना तुमको, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है भाई, तुम्हारे टेस्टों में तो पक्का ही आएगा, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनली जो कि ऑर्गेनली के अंदर भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी आ जाता है। ठीक है, तो डिस्कवरी आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, गोल्गी पेलेट पार्टिकल, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली 15 नैनोमीटर टू 2 नैनोमीटर तक होती है ये गोल्गी ऑर्गेनली, विद इन ऑर्गेनली भी है ये। ठीक है, ओनली यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन एवरी सेल, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली होती है ये, एकमात्र ऐसी सेल ऑर्गेनली जो कि मेम्ब्रेनलेस है। एक और है, कौन सी है वो कमेंट में बताना। ठीक है, मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। अब टाइप ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है जो 70S है और यूकैरियोटिक होता है 80S है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, यहाँ पे बीच में तुमको पिंक कलर से लिखा हो रहा है। तो सबसे पहले अगर कहीं पे भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ, 2 सेकंड की ट्रिक है, 30 40 50 60, इतना तो तुम लिख ही सकते हो। अब 30 को मिला देना 50 से और 40 को मिला देना 60 से, तो ये हो गया 30 से 50, मतलब 30 और 50 साथ में रहने वाले हैं। एक चीज़ तो क्लियर हुई कम से कम, नहीं तो तुम 30 40 करते रहते। और 40 60 साथ में रहने वाले, तो 30 और 50 70S आ जाएंगे और 40 60 80S आ जाएंगे। अब 70S और 80S में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये शायद NCERT में नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। 70S जो है इसके अंदर है 50S और 30S। अब 50S के अंदर भी है 23S और 5S, और 30S के अंदर भी है 16S। और S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सिल्टबर्ग कोफिशिएंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, और 80S जो है वो किस में क्लासीफाई हो जाता है, 60S और 40S में क्लासीफाई हो जाता है। और 60S फर्दर क्लासीफाई किस में हो जाता है, 28S 5.8S और 5S। और 40S क्लासीफाई हो जाएगा 18S में। ये थोड़ा रटने वाला पार्ट है, इसको अच्छे से आराम से याद रख लेना, रोज 1 2 बार पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा, इतना भी ज्यादा वो नहीं है ना। और व्हेन RNA वर्क लाइक एंजाइम देन इट इज कॉल्ड राइबोसोम। ठीक है, RNA अगर एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको क्या बोल देंगे अपन, राइबोसोम बोल देंगे। पेप्टाइड ट्रांसफर रेस कौन करता है, 23S RNA और 28S RNA। ठीक है, फंक्शंस के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये काम करता है हमारा RNA। क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनती है उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और वो फॉर्मेशन का काम कौन करता है, हमारा राइबोसोम करता है। तो अमीनो एसिड सारे मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स में और भी ज़्यादा अच्छे से तुमको क्लियर हो जाएगा। तो आज अपन ने पढ़ा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली के बारे में और राइबोसोम के बारे में। अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं वो साइटोस्केलेटन है, सेंट्रोसोम है, सिलिया फ्लैजेला है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये आने वाले टॉपिक है ना थोड़े से क्रिटिकल हो जाएगा, सेंट्रोसोम जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है, अपन अच्छे से समझ लेंगे, पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक अगली वीडियो आने के लिए फिर मिलेंगे, है ना। ठीक है, ओके बाय।